पापा का अचानक से पैरालिसिस हो गया और मेरा जो घर था पूरा एकदम बिखर गया। वो दिन पर दिन कर्ज में इतना डूब गए ये लोग, इतना डूब गया वो कर्ज में, लास्ट में गाड़ी बेचकर सारा किस्त चुकाना पड़ा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम इवनिंग से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी हम तैयार होकर कहीं जाने वाले थे डुग्गू के लिए स्लेट वगैरह खरीदने के लिए। आप सब ने भी कहा था कि दी डुग्गू को घर पे पढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि वो सीख जाए, तभी आप उन्हें स्कूल में डालिएगा। इसलिए हम जा रहे थे, लेकिन अभी ना सभी कोई मिलकर घर वाले अभी लाइट का व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे तरफ ना लाइट ख़राब हो गई थी। तो अभी डुग्गू के पापा का फ़ोन मतलब भी आया कि अभी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए। फिर हम बोले कि डुग्गू को भी लेकर जाइए, उससे अच्छा भी लगेगा और पास में ही है हमारा ट्रांसफार्मर, वहीं पे जाएंगे और बनवाएंगे। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, आप सबने टाइटल थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं किस चीज़ को लेकर, चाहे किस बातों पर मैं आज आपसे कहने वाली हूँ। और आप सब ने भी कहा था कि दी आप अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर कीजिए कि आपके साथ ससुराल में ऐसा क्या हुआ था जो आप लोग को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और इतना भयानक, और अभी आप सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं सोची क्यों ना आपके साथ छोटा सा एक पार्ट आपके साथ शेयर किया जाए कि हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ था। हर लड़की का एक सपना होता है अपना ससुराल जाना और वहाँ की फैमिली से घुल मिल कर रहना, पूरी फैमिली खुश रहना। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी सपना जब टूटता है ना तो बहुत बड़ा जख्म दे जाता है। तो बस वही मेरे साथ भी हुआ था। तो चलिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको बैठकर अपनी पूरी कहानी शेयर करेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो चीज़ आप नहीं जानते हैं और जब मैं कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करती हूँ तो उसमें भी आप सब बोलते हो कि आपकी पूरी कहानी क्या है, आप अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं बताना चाहते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन से हम अपने ससुराल जा रहे हैं और हमें वो प्यार मिल रहा है जिसके लिए हम बहुत भूखे थे। मतलब एक औरत लोग का, एक लड़की का सपना होता है कि जब लड़की शादी होके अपने ससुराल जाती है तो बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं कि वो अपना घर छोड़कर जा रही है अपनी फैमिली के साथ नई ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि ये सपना हर लड़की का होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना चाहते हुए भी लोगों को दफन करना पड़ता है। तो बस सोचिए कि वो जो कहानी है ना कहीं मुझसे मिलती जुलती है। और अभी जो प्यार देख रहे हैं वो थोड़ा सा पल के लिए प्यार देख रही होंगी और नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बस हम यही चाहते हैं, आप सबसे भी प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी के साथ, हर लड़की के साथ ना हो, क्योंकि सबका सपना होता है। तो चलिए आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आखिर हमारी शादी कैसे हुई थी और उस शादी के बाद ऐसा क्या हुआ ये 3 महीना में, जो मेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल एकदम से सहम सी गई थी। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जब लड़की का रिश्ता घर पे आता है तो सबसे पहले खुशी माँ बाप को होती है कि चलो अच्छा है, बेटी का रिश्ता आया है तो बहुत खुशी की बात है। और जब मुझसे ये बात कहा गया था कि लड़का बहुत अच्छा है, खुद अपने पैरों पे है, तो चलिए उम्मीद भी बन जाती है ना कि चलिए लड़का अपने पैरों पे है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अपनी फैमिली को संभाल रहा होगा। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे जो ससुर यानी कि पापा जी नहीं हैं, तो मुझे खुशी इस बात का हुई कि चलिए एक भाई है जो अपनी पूरी फैमिली को संजो के रखा है, एक होता है ना पिंजरा, उसी प्रकार से। तो बहुत मन में खुशी भी हुई थी, उम्मीद भी था। तो फिर वो लोग देखने की बात हुई तो क्या करते हैं ना कि हमारी फैमिली और इनकी फैमिली जो थी दोनों बीच बीच में जो आता है रास्ता ना, जैसे कि हमारा जो रांची है स्थान, रांची से हमारा जो प्लामोग एरिया है, दोनों लगभग सेम पड़ता है। तो मतलब मेरा ससुराल जो है ना ऐसे गाँव में पड़ता है, हमारे घर से समथिंग 35 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। तो फिर वो लोग बोले कि दादी और दादाजी सब जो है वो सब वहीं पे रहते थे गांव में। तो सासू माँ और लड़का वाले सब कोई आया हमें देखने के लिए डाल्टनगंज में। और मैं पहले थोड़ा इच्छुक नहीं थी शादी को लेकर क्योंकि मैं चाहती थी कि अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और मेरा पहले से ही मैं कस्तूरबा में पढ़ाती थी, मैं टीचिंग लाइन में थी। और फिर मैं वहाँ से मुझे लगा कि मुझे 2-3 साल ना और मेहनत करना है और मुझे खुशी था कि जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँगी तो मैं किसी की बदौलत पे रहूँगी नहीं। और अपना जो होता है ना एक ऊंचाइयाँ छूना, वो सबकी किस्मत की बात होती है। तो फिर जब हम लोग देखने आए तो मुझे ना लड़का का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, बोलने का स्टाइल, तरीका मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा भी लगा हमें। और लगा कि चलो कोई बात नहीं, लड़का कम पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ, आखिर समझदार तो है, अपनी फैमिली चला रहा है ना।
और शादी की बात को लेकर मन में एक उमंग सी जग गया था, क्योंकि मेरी 2 बहन के पहले ऑलरेडी शादी हो चुका था और वो अपने ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इतना खुश थे कि मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, मेरी दीदी लोग, मेरी बहन लोग सब खुश हैं तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। बहुत खुशी थी, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा था और हर लड़की का एक सपना होता है। तो फिर जब पहले से ये वीडियो वगैरह बनाते थे तो फिर अभी आपने देखा होगा कभी कभी मैंने वो क्लिप शेयर किया है कि वो बाहर वीडियो बनाने के लिए चले गए। तो पता नहीं, एक होता है ना कि किस्मत आपको कहाँ लेके जाएगी कोई नहीं जानता है। आप भले बड़ा बड़ा डिंग मार लो, लेकिन जो होता है वो मतलब सपने से भी परे होता है। फिर जब ये वीडियो बनाने चले गए तो मेरी सासू माँ बहुत मेरी मम्मी को लगी मतलब ये कहने कि कमी नहीं होगा, घर में 2 गाड़ियाँ चल रहा है, बेटा यूट्यूब से अच्छा खासा इनकम कमाता है। तो एक होता है ना कि मैं लड़की से क्या बोलूँ, जब मेरी फैमिली आपस में बात कर रही है तो अपनी बेटी को, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा। और मेरी भी 2 बेटियां हैं, कभी एहसास नहीं होने दूंगी कि वो अपना मायका छोड़कर आई है। तो मम्मी के दिल में उमंग सी बन गई थी, क्योंकि मेरी जो दोनों बहन हैं उनकी एक भी ननद नहीं थी। तो माँ को लगा शायद मेरी बेटी को 2 ननद मिली हैं तो वो खुशियाँ जो है दुगनी बढ़ जाएगी। हर माँ का सपना होता है और हर माँ सोचती भी है कि हमारे घर में एक ऐसी बहू आए जो हमारे घर को चलाए, जैसे हमारे बेटा हम घर को, पूरी फैमिली को चला रहा है। तो दोनों तरफ से एक कॉम्बिनेशन, मतलब एक इतना अच्छा मतलब बॉन्डिंग बन गया था। उस टाइम तो लगा ही नहीं कि इनके मुखौटे के पीछे क्या है और ये रियल क्या है कोई नहीं जानता है। तो फिर तिलक वगैरह की ये तो हर में बात होती है, तो वो चलिए वो तो कॉमन है, वो बात होता है हर लड़की और हर चीज़ को लेकर, दहेज वेज को लेकर। ऐसे तो दहेज के खिलाफ रहना चाहिए, बट पॉइंट यहाँ पे आता है कि आप सबको तो ये तो चुकाना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब फैमिली बहुत खुश थी कि चलो कोई बात नहीं, लड़का अपने पैरों पे है, कमाता है और घर पे दुकान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जब ये लोग देख के चले गए तो फिर शादी की फिक्स मात्र 1 मंथ में ही ये लोग हमें देखने आए थे और 1 मंथ के अंदर ही पूरा एक होता है ना सिस्टमाइज, शादी के लिए पूरी चीज़ लिस्ट वगैरह सब चीज़ बन गई थी। 1 महीना में मेरे पापा किसी प्रकार से जुगाड़ किए और मतलब मायके में मुझे ऐसा कुछ कमी नहीं हुआ। जब मेरे पापा जब दुकान चलाते थे उस टाइम तो मतलब कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था। और जब बड़े हो गए मतलब हम लोग तो फिर पापा पढ़ाई लिखाई सब पे हम लोग का प्रेशर था। पापा ने कभी कमी नहीं किया पढ़ने लिखने में, वो हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की। लेकिन इतनी खुशियाँ थी हमारे फैमिली में, शादी के पहले मैं बता रही हूँ आपको, इतनी खुशियाँ थी कि पापा का एक अचानक से ना पैरालिसिस हो गया और मेरा जो घर था पूरा एकदम बिखर गया। जैसे मानो ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। उस टाइम दोनों दीदी की शादी हो गया था, शादी के लिए सिर्फ मैं बची थी और मेरे 2 भाई जो हमसे बड़े हैं और एक हमसे छोटा है। दोनों भाई लोग बाहर पढ़ाई कर रहे थे, पापा दुकान से पूरी फैमिली चला रहे थे और हम लोग को पढ़ा रहे थे। फिर बड़े जीजू भी बहुत परेशान हो गए, जीजा जी दीदी लोग बहुत परेशान हो गए कब क्या होगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारे। जब बड़े भैया को पता चला तो वो अपना मतलब पढ़ाई छोड़ दिए और पढ़ाई छोड़ के और आ गए। बोले कि पापा आप चिंता मत कीजिए, एक बहन है तो क्या, हम लोग इसको भी अच्छे से कर देंगे, शादी उदी दिक्कत नहीं होगा। और फिर भैया सारा पढ़ाई छोड़ दिए और दुकान में भिड़ गए और छोटे भाई को पढ़ाया और आपने देखा इस काबिल बना दिया कि आज हम लोग को बहुत नाज है। और भैया दुकान सारा संभाल लिए। फिर हमारी जो फैमिली थी बैलेंस में चलने लगी थी, बहुत अच्छे से सब कोई खुशी थे। जब मेरी शादी की बात हुई तो सब कुछ अच्छे से हुआ, दहेज और सब चीज़ मतलब टोटल कंप्लीट बहुत अच्छे से हुआ। फिर जब शादी उदी हुई तो शादी में जो लेन देन होता है मतलब उधर से बहुत कुछ हुआ ऐसे जो कहते हैं ना। तो फिर इधर से पता चला कि इनकी बहन की भी शादी होने वाली थी और ये सारा चीज़ एक होता है ना कि तुरंत बहन की शादी होना, घर में कर्ज वगैरह तो हो जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को लेकर नहीं मानते हैं, वो मन में क्वेश्चंस होता है कि शायद पता नहीं कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा हो गया। और ये भी अपनी बहन की शादी कर दी है। लेकिन जब मैं वहाँ से आई अपने ससुराल तो मैं डायरेक्टली यहाँ रांची में नहीं आई थी, बल्कि मैं अपने गांव का जो ससुराल है वहाँ पे गई। और मेरी फैमिली ने कभी गांव का ससुराल नहीं देखा था, उनको पता था कि बस रांची में घर है और गांव में घर है, तो गांव में से बाबा ये लोग रहते हैं, बाकी ये लोग कोई नहीं रहते हैं। तो फिर घर से बोला गया था कि देवता यहीं पर ही हैं। तो जो होता है ना कि फर्स्ट घर में बड़ा बेटा का शादी कर रहे हैं तो गांव में आकर बहू का ही करेंगे। तो फिर पापा लोग भी डिसीजन बोल दिए कि जैसे अब आपकी बेटी हो गई है तो अब आपको देखना होगा कि कैसे क्या मतलब करना है। तो फिर मैं आ गई थी अपने ससुराल। और जब मैं यहाँ पे आई तो गांव के रीति रिवाजों के अनुसार हर लड़की का एक सपना होता है कि वो जब अपने घर में गृह प्रवेश करे तो उसकी पूरी फैमिली उसके साथ हो
और मैं जिस दिन गई थी उस दिन पता नहीं क्या क्या पूजा होता है, मतलब जो जिस दिन मैं पहुंची उसी दिन हमारा क्या होता है ना कि एक चौठारी की जो रस्म होती है उसी दिन संपन्न होना था। और सासू माँ और ये दोनों मिलकर बहुत मतलब गांव में कभी होता है ना, गांव में न्योता देना, इन्हें देना वो देना, तो बिजी हो गए थे। जब पूजा पाठ में वो लोग बैठे तो सोचिए कुछ खाए पे दिन भर पूजा में पूरा टाइम लग गया। और जब 11:30 बज गया मेरी आँखें एकदम झुप रही थी और मैं खाना का इंतज़ार कर रही थी, कोई मुझे खाना निवाला देता तो मैं शायद खाकर थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। फिर सोची कि कोई बात नहीं, शादी तो कष्टदायक होता ही है। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी तो मुझे 12 बजे के आसपास में मुझे खाना मिला और मैं खाई। और फिर जो हमारा दिन रात बीता मत पूछिए, रात में बस ऐसे ही मतलब करते गया रात, पता नहीं कब टाइम बीत गया। जब भोर हुआ 3 बजा, सोचिए 2 घंटा तो कोई सो नहीं पाता है, बस फैमिली में बातचीत हो रही है, मेरी आंखें झुप रही है, मैं देख रही हूँ। फिर उसके बाद फिर सुबह हुआ तो माँ सासू माँ बोले कि थोड़ा गांव एरिया है, आप भोर में निकल जाइए और अपने घर जाइए। और अपनी पग फेरे की जो रस्म होती है ना, वो पग फेरा था। वहाँ तक कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे लगा चलो कोई बात नहीं है, फैमिली बैलेंस बनाकर चलती है, बहुत खुशी की बात है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग मैं अपने घर गई थी पग फेरे के लिए। तो जब मैं वहाँ से आई तो फिर सबको पूरी फैमिली रोना शुरू कर दी, मतलब कि रांची जा रही है तो पता नहीं कब न कब आएगी। सबसे पहले तो मम्मा बहुत परेशान हो गई थी कि फर्स्ट टाइम, ऐसे मैं रांची में यहाँ रही हूँ लेकिन माँ मतलब इतनी दूर जा रही है, फिर पता नहीं उसका फैमिली कैसा मिलेंगे। फिर मतलब मैं बोली माँ आप रोऊंगी तो मैं भी रोऊंगी और मैं नहीं जाऊँगी। मतलब मैंने ये डिसीजन लिया था कि माँ आप नहीं रोओगे। फिर मम्मा ने मुझे बहुत मतलब सांत्वना दिया। और दीदी लोग भी वहीं पे थी, बड़ी दीदी वहाँ चले गई थी क्योंकि कुछ कारण था, उनका बेबी का कुछ प्रॉब्लम था तो वो चले गए थे। फिर मेरी लोहरदगा वाली दीदी वहीं पे थी। फिर मैं वहाँ से आ गई पूरी मतलब अच्छा से, मतलब मैं वहाँ दिन भर हमारा रांची में सफ़र हुआ, वहाँ सुबह से निकले 11 बजे निकले, भी शाम हो गई। मैं जब यहाँ पे आई तो आने के बाद जब मैं अंदर आई तो आपने देखा होगा मेरा ससुराल होम टू जब, तो फिर वहाँ पे क्या होता है ना, 2 रूम जो हमारा पक्का का है और 2 रूम मेरा करकट का है। मेरी फैमिली, मेरे भैया को ये जो घर था बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि नसीब आपको खींच कर लेकर जाएगी, आप ना चाहते हुए भी आप उस चीज़ वो दलदल में आप घुसते धंसते चले जाओगे। क्योंकि मेरे भैया मम्मी पापा लोगों ने बहुत नाजुक से पाला, भैया लोग बहुत मतलब जान छिड़कते थे मेरे ऊपर, पर फिर भी सब कोई लगे समझाने की कोई बात नहीं, लड़का अच्छा है, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और रही बात नसीब की, तो नसीब किस्मत कौन लेके आता है, ये जो किस्मत है ना कोई लेके नहीं आता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं जब अंदर आई तो ऐसे जो भी मंदिर था, तो आपने मंदिर भी देखा होगा, मैं मंदिर में गई और पूजा वूजा की और मैं खाने का इंतज़ार करती, मुझे खाना वगैरह से मिला, वहाँ तक सब ठीक था। फिर शादी में बहुत सारे मतलब मेरे दोस्तों ने बहुत सारे गिफ्ट वगैरह बहुत कुछ दिए। मतलब मेरा जो सामान था वो बाहर में ही था और मेरी जो ननद थी और जो मेरे फैमिली वाले थे वो लोग गिफ्ट निकाल रहे हैं, फाड़ कर फेंकते जा रहे हैं। और मुझे नहीं पता था कि ये मतलब कोई किसने क्या गिफ्ट दिया। मैं बोले कि थोड़ा देखने दीजिए क्या गिफ्ट मिला, मतलब मैं सोच रही थी बोलने के लिए, फिर मुझे लगा कि नहीं ससुराल में है क्या सोचेंगे, लड़की हो इज्जत से रहो, अच्छे से रहो। बस मेरी फैमिली ने मुझे यही समझाया था कि ससुराल जाना है, कितना भी प्यार क्यों न मिला, वहाँ कष्ट देखकर कभी कष्ट अपने मायके वालों को नहीं बताना चाहिए। वो कष्ट में आप रहो लेकिन वो चीज़ को संभालने की कोशिश करो। तो मुझे लगा कि मैं तो पढ़ी लिखी लड़की हूँ ना, मैं अपने फैमिली में क्या बताऊँगी, होगा धीरे धीरे कुछ ठीक हो जाएगा। दिन बीतता जा रहा है, 1 मंथ भी नहीं, 8 या 10 दिन हुआ होगा और मुझे सारा वहाँ का रंग रूप देखने को मिला। मतलब क्या बोलूँ, मेरी किस्मत थी जो मुझे ऐसे करवा रही थी मुझसे। मतलब मेरी फैमिली सब कोई अच्छे से खाना पीना हर चीज़, मैं अपनी फैमिली में कभी किसी के लिए खाना बनाकर नहीं खिलाई थी। मैं सोचती थी मम्मा करने नहीं दी क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। वो लड़की उस घर में कैसे एडजस्ट की होगी आप खुद सोचिए। करकट का रूम मुझे मिला और मैं वहाँ पे रही। ऐसे सासू माँ ने कहा कि आप चाहो तो यहाँ रह सकते हो इस रूम में, पक्का रूम में, लेकिन पक्का रूम में क्या स्थिति था ना कि वहाँ पे सामान रखने का जगह नहीं था और वो जो बगल वाला रूम था ये हमेशा उसी रूम में रहते थे। तो बोले कोई बात नहीं, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि पक्का में रही है लड़की, क्या करकटे घर में नहीं रह सकती है। फिर मैंने भी वो चीज़ को छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं।
समय बीतता जा रहा है। धीरे 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 मैंने अपनी फैमिली को एकजुट करके फैमिली को ऐसे संभाला, ऐसे मोड़ा। लोग मतलब मेरी मम्मी सोचती थी, कहती थी कि पता नहीं मेरी बेटी कैसे वो घर चलाएगी, कैसे क्या करेगी। जो लड़की 1 गिलास चावल जो कभी नापी नहीं थी, 1 केजी आटा का भाव जानती नहीं थी, 1 केजी तेल का दाम नहीं पता था, वो लड़की आज यहाँ आने के बाद हर चीज़ बैलेंस बनाकर चल रही है। ये लाना है और वो लाना है। और हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि शादी से पहले ही जो गाड़ी हमारा चलता था वो दिन पर दिन कर्ज में इतना डूब गए ये लोग, इतना डूब गया वो कर्ज में। लास्ट में गाड़ी बेचकर सारा किस्त चुकाना पड़ा, क्योंकि ननद की शादी किए थे और शादी किए थे तो उसमें बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। और मेरे से जो भी बोलते हैं ना कि एक होता है ना पैर छूकर प्रणाम करना, वो सारी रस्म करते हैं। तो बहुत लोग बहू लोग को नई बहू लोग को मिलता है सामान वगैरह, पैसा वैसा सब मिलते हैं। तो मेरी बड़ी वाली ननद जो थी उनका फैमिली बहुत अच्छा खासा है, लेकिन होता है ना कि वो लोग उनका सोच थोड़ा सा ना अलग टाइप का है, उनकी फैमिली का सोच अलग टाइप का है। तो मतलब मैंने अपनी ननद बहुत रोने लगी आई यहाँ, तो माँ ऐसा है वैसा है, घूंघट में रहना एनी टाइम ये वो। तभी मैंने उनको समझाया कि ससुराल ऐसा ही होता है। जो लड़की आज तक कभी तेल भाव या चावल का मोल नहीं जानती थी, कैसे केजी रुपए है, कैसे क्या बिकता है, वो लड़की आज इस घर में एडजस्ट कर रही है। और मेरे बड़े भैया को पहले से ही पता था कि पता नहीं ये फैमिली कैसे एडजस्ट करेगी। माँ बोलती थी इतना पलकों में पली है मेरी बेटी, कैसे रहेगी वहाँ। लेकिन सब हो जाता है दोस्तों। फिर दिन ब दिन 2-3 मंथ होते गए और मतलब ऐसा व्यवहार मेरे साथ होने लगा कि मैं वो सोच भी नहीं सकती हूँ। शायद हो सकता है मेरी किस्मत में इतने दिन लिखे थे, खराब वो दिन लिखे थे, शायद वो इसलिए ऐसा व्यवहार हो रहा था मेरे साथ। मतलब एक होता है ना कि बहू और बेटी में दोनों में फ़र्क का जो होता है ना तालमेल, वो शुरू हो गया। ये बेटी है तो मतलब ऐसे हैं, ये बहू है तो ये ऐसे चलेगी, ये बेटी है तो ऐसे करेगी वैसे करेगी, मतलब तुरंत भेदभाव शुरू। फिर मैंने ये बात अपने मायके वाले से छिपाई कि नहीं कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर मैं सोची कि शायद ऐसा क्या हुआ, मैंने इसे क्या गलती कर दिया कि लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं। मेरे हस्बैंड सुबह 10 बजे जो निकलते ड्यूटी पे, जोमेटो में काम करते, जोमेटो फूड डिलीवरी आप जानते ही होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते थे वो, तो उनको सारा एरिया पता था। तो फिर उसके बाद दोनों गाड़ी तो हमारा कर्ज में डूब गया था, ऐसी स्थिति हो गई। फिर भैया, बड़े वाले भैया बोलने कि नहीं मैं आपको एक गाड़ी दे रहा हूँ, किन के आप ऐसा करो ना कि ऑटो चलाना शुरू कर दो, क्योंकि मैं ये खरीद के देता हूँ। तो बोले कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। और ये इतने मतलब एक खुददार इंसान है, ये इतनी खुददार ना कि सासू माँ ने बाबा इनको बोला कि दे रहे हैं तो ले लो, रख लो और उसको चलाओ, शायद उससे हमारा घर अच्छे से बैलेंस बना के रहें। लेकिन ये नहीं लिए, बोले कि नहीं मुझे और कुछ काम करना, मैं देखता हूँ शायद मैं कहीं और काम कर लूँ। फिर उसके बाद ये जोमेटो फूड पकड़े। मतलब हमारी शादी 1-1.5 मंथ के लगभग आसपास ही हुआ होगा। और उसके बाद मतलब ये ऐसा किए, सुबह 10 बजे निकलते ड्यूटी पे और रात को कम से कम उनका 12, कभी 1, कभी 2 बज जाता। सोचिए उतना रात तक मैं इनका इंतज़ार करती थी कि अभी आएंगे, ऐसे मेरा आँख झुकते रहता था, वो आएंगे और मैं उनको खाना खिलाऊंगी। क्योंकि होता है ना नए घर में बहु आए हैं तो आप पहले के लिए सो जाइएगा, जब तक आपका हस्बैंड घर पे नहीं आता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने हस्बैंड को खाना खिलाइए। और माँ भी ड्यूटी वाइन फैक्ट्री में काम करती थी, तो मैं उन्हें कभी फोर्स नहीं की थी। तो बस वही हुआ, सिलसिला चलते जा रहा है। और लास्ट मोमेंट में जब मैं अपने घर आई, उसके बाद पता नहीं दोनों माँ बेटे में ऐसा क्या बात हुई मेरी बातें लेकर, क्योंकि एक बार मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। तो मैं बोली माँ मैं वो कर नहीं पाऊँगी। तो माँ ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बोल दिया, अपने घर में ऐसी करती होगी। अगर बेटी को कुछ हुआ तो माँ उनको पलकों पे लेके चलती थी, और बहू को कुछ हुआ तो समझेगी अपना। मतलब वो दिन में याद आई। हर बेटी का सपना होता है ससुराल में खुशीपूर्वक रहना। वो मैं जब अपने मायके जब गई और जब मुझे ये बात पता चला कि लोग मेरे बारे में कितना गंदा सोचते हैं, तो उस टाइम तो जो मेरा जो सारा अरमान जो होता है एक लड़की का ना, वो सारा अरमान मेरा टूट कर बिखर कर रह गया। मतलब ऐसा हुआ उस रात कि 3 महीने के अंदर इस घर में मेरे साथ क्या व्यवहार होता है वो आप मतलब मैं बताऊंगी तो आपको अजीब सा लगेगा। लेट से उठती है, अरे भाई 5 बजे कौन सा लेट होता है, आप सब बताइए।
मतलब लेट से उठती है और घर का पूरा काम नहीं कर पा रही है। जो लड़की को 2 मंथ में कुछ दिक्कत नहीं हुआ, हर चीज़ वो संभाली, और एक दिन क्या मेरी तबीयत खराब हो गई, उसके बाद मेरे ऊपर क्वेश्चन उठना शुरू हो गया। मैं घर गई, मैं बहुत रोई, मतलब मैं बहुत रोई। और उसके बाद बहुत मुश्किल से मेरी फैमिली ने मुझे संभाला और मेरे हस्बैंड ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हर फैमिली में हल्का फुल्का होता है, तो मैं वो चीज़ मान गई। ये मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो मेरे साथ ये घटना हो रहा है, ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ है और बहुत लोग सोचते भी हैं। और मैं ये स्टोरी सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपके साथ फैमिली बनाना चाहती हूँ। मैं एक बार नहीं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि जब भी मैं कुछ होता है, सुख हो या दुख हो, मैं वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सोचिए वो 3 महीना के बाद मेरी पूरी दुनिया सी उजड़ गई, जैसे मानो लगा कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैंने उस घर में जो बैलेंस बनाया था वो सारा बिखर गया, सारा टूट गया। मेरी ज़िंदगी मतलब मेरा किस्मत था वो ख़राब था। उसके बाद जो मेरा हुआ, उसके बाद मेरा क्या हुआ वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। मतलब इस शादी के बाद 3 महीने के बाद जो मेरी कहानी थी वो बहुत दर्दनाक थी, इतनी दर्दनाक कि आप सोचोगे तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि यार रियल में इतना बड़ा उनके साथ हुआ होगा। तो मैं जो आगे कहानी है कि शादी के बाद डुग्गू के टाइम क्या हुआ, डुग्गू के टाइम तो इतना कुछ हुआ कि आप यकीन नहीं करोगे। कोई मतलब माँ एक बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और एक सास अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये कभी ना हो। और मैं हमेशा आपसे विनती करूँगी कि आप ऐसा कोई गलत कमेंट मत कीजिएगा। मुझे पता है कुछ लोग मुझे गलत ठहरा देंगे, लेकिन पूरी कहानी जानिए प्लीज़। आप ऐसा मत बोलिएगा क्योंकि मैंने कहानी पूरी आपसे कही नहीं है, बहुत दर्दनाक कहानी है। और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा। आप सब बोलोगे तभी मैं आगे की कहानी आपसे शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ था। ऐसा मत सोचिए क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी आपके साथ ये कहानी शेयर करने के लिए। तो दोस्तों यदि गलती हो गई तो प्लीज़ मैं माफ़ कर दीजिएगा। और हर लड़की के साथ ये स्टोरी होता है, भगवान न करे कि ऐसा किसी भी कोई लड़की के साथ ऐसा ना हो, इतना बुरा ना हो जो मेरे साथ हुआ। तो बस